अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं ग्रीन टॉक। मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन खुरम। नाजरीन, ईरान ने हालिया हमलों के नतीजे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर रखा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को 33 किलोमीटर लंबी आबी गुजरगाह है, जहां से दुनिया का कोई टोटल समंदरी जरिए से बरामद होने वाले तेल का 20% गुजरता है। इसके अलावा LNG की गुजरगाह की समुद्री गुजरगाह का भी एक बड़ा हिस्सा इस रास्ते से गुजरता है। कहा जा रहा है कि अगर ये लंबे अरसे के लिए बंद हो तो पूरी दुनिया में शायद तेल की और गैस की कीमतों में काफ़ी इजाफा होगा। इसके अलावा इसकी एक और इम्पोर्टेंस ये भी है कि जो ईरान में अशियाएँ, जो रोज़मर्रा की अशियाएँ खुर्दोनोश हैं, वो भी शायद इस रास्ते से जाती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या फ्यूचर में इसकी इम्प्लीकेशन हो सकती हैं ग्लोबल जो तिजारत है उसके ऊपर, हम आज की गुफ्तगू में ग्रीन ज़मीन के पर्सपेक्टिव में इसको देखेंगे और देखेंगे कि क्या तवानाई का कोई बहरान पैदा हो सकता है या उसको किस तरह से मिटिगेट किया जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तार अहमद अली साहब। कैसे हैं मुख्तार साहब? बिल्कुल ठीक जी। मुख्तार साहब, पहले तो हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बताइएगा कि बहुत बात मीडिया में हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, अबनाए हॉर्मूज की, ये क्या है और कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी इस एनर्जी के इशू को लेके? कुछ तो हमने बता ही दिया कि ये एक बहुत ही नैरो गुजरगाह है और ज़ाहिर है कि ईरान के लिए उसको बंद करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और बहुत ज़्यादा मतलब 20% के करीब, जैसे आपने कहा, LNG का, LPG का और जो क्रूड आयल है या इवन रिफाइंड आयल है वो यहाँ से गुज़रता है और उस पर बहुत सारे मुल्कों का इन्हिसार है। इंडिया एक बड़ा मेजर इंपोर्टर है, चाइना एक बड़ा इंपोर्टर है, जापान की बहुत बड़ी डिपेंडेंस है उस पर, साउथ कोरिया की और बाकी दुनिया के बाकी ममालिक भी। क्योंकि 20% सारे टोटल ऑयल प्रोडक्शन का अगर इस खुत्ते से गुजरता है तो वो बहुत बड़ा शेयर है सिर्फ इसी एक छोटे से रीजन का। तो अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि ये जंग छिड़ गई और उसके बाद से ईरान ने कोई फार्मली तो अभी तक ऐलान नहीं किया कि वो इसको बंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ लीडर्स ने अपने तौर पे उसकी बात की कि हम इसको बंद कर रहे हैं और कुछ जहाज़ों पे वहाँ पे हमले भी हुए हैं। 5 टैंकर्स जो हैं उन पे हमला हुआ और वो डैमेज हुए। तो अगरचे फार्मली उसको बंद नहीं किया गया, लेकिन डिफेक्टो वो तकरीबन आप कह लेंगे बंद। ये नहीं है कि मुकम्मल तौर पे बंद है कि उधर से कोई जहाज़ गुजर ही नहीं रहा है। कुछ ना कुछ जहाज़ वहाँ से गुजर रहे हैं, ख़ास तौर पे ईरान के अपने जहाज़ उसमें नज़र आ रहे हैं। जो लोग देखते हैं उसको थ्रू सेटेलाइट्स या कमर्शियल सेटेलाइट्स वगैरह से, कुछ जहाज़ वहाँ से हैं, गुजर रहे हैं, जिसमें चाइनीज़ हैं या ईरानी हैं। कोई और भी शायद गुजर रहे होंगे। वो अपना जो काम कम्युनिकेशन वगैरह का या सिग्नलिंग का सिस्टम होता है उसको बंद करते हैं और फिर उससे गुजर रहे हैं, लेकिन उनके लिए रिस्क बढ़ चुके हैं। अच्छा, बाकी बहुत सारे जहाज़ रुक गए हुए हैं। अच्छा, क्यों रुक गए हुए हैं? तो फार्मली तो बंद नहीं हुआ, तो एक तो ये ख़तरा है कि यहाँ पे कोई हमला हो जाए, तो इस वजह से रुक गए हैं। लेकिन साथ ही में ये हुआ है कि उनकी अपनी इंश्योरेंस कास्ट बढ़ जाती है, क्योंकि जिन कंपनियों से उन्होंने इंश्योरेंस ली होती है चूँकि इस खत्ते में अब कॉन्फ्लिक्ट है तो एकदम प्रीमियम बढ़ जाते हैं। फिर वो ज़ाहिर है वो रिस्क नहीं लेते हैं, कंपनी खुद भी रिस्क नहीं लेती कि हम क्यों इधर से गुजरें। तो अब तकरीबन आप कह लें कि डिफेक्टो ब्लॉकेड है आप 70-80% में भी। अच्छा, तो अब उसके क्या मार्केट पे दुनिया में असरात आएंगे? तो असरात आने शुरू हो गए हुए हैं। अभी तेल की कीमतें मेरे ख्याल में $80 से ऊपर चली गई हुई हैं पर बैरल, और वो लम्हा ब लम्हा बदल रही हैं। तो रिस्क तो ये है कि ये $100 या $150 तक भी जा सकती हैं। उसमें थोड़ा सा ये हुआ कि इन्होंने जब जंग का ख़तरा था तो उससे पहले इन सारे मुल्कों ने अपनी प्रोडक्शन को रैंप अप किया और कुछ जो इम्पोर्टिंग मुल्क भी हैं उन्होंने भी शायद थोड़ा सा उसको रैंप अप किया कि हम ज़्यादा इंपोर्ट कर लें। तो कुछ एक कुशन आ गया हुआ है मुल्कों के पास, लेकिन उतना भी नहीं है। जितनी ये ज़्यादा देर बंद रहेगा उतना ज़्यादा इसका असर पड़ेगा मार्केट पे। ग्लोबल सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी और तेल की कीमतें बढ़ती चली जाएंगी और उसके फिर असरात होंगे हमारे जैसे मुल्कों पे। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इंपोर्ट बिल्स बढ़ेंगे, कहीं पे शॉर्टेजेस भी हो सकती हैं। तो ये इसका इम्पैक्ट है और बहुत सब्सटेंशियल इम्पैक्ट है। और जैसे मैंने कहा ना, ये सिर्फ क्रूड ऑयल का नहीं है, ये LPG पे भी आ रहा है और LNG पे भी आ गया है। बल्कि जो LNG पे तो 50% के करीब शायद इसकी प्राइस बढ़ी है। पेट्रोलियम में भी बढ़ी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन LNG वगैरह के तो 50% से ज़्यादा उसकी प्राइस बढ़ी है। और जो LNG के मेजर इंपोर्टर हैं उसमें अगेन इंडिया भी है, यूरोप सारा है, यूरोप के काफ़ी सारे मुल्क हैं। क्योंकि वो पहले रशिया से मंगवाते थे, तो अब वो रशिया से तो उनका तो वो नहीं मंगवा रहे हैं या कम मंगवा रहे हैं, तो अब उनकी डिपेंडेंस इधर थी।
तो अब अगर इधर से भी मसला आ गया है तो उनको अभी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, ख़ास तौर पे जिन मुल्कों में अभी सर्दी पड़ रही है, अभी भी अगरचे मौसम निस्बतन बेहतर हो गया हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ पे ख़ास तौर पे शुमाली जो यूरोप के मुल्क हैं अभी भी वहाँ पे सर्दी वगैरह होगी, जहाँ पे ख़ास तौर पे ओल्ड एज लोग, वहाँ पे तो हर घर को हीट करते हैं टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए, उनकी तो गर्मियों की भी ज़रूरत होती है, सर्दियों की भी ज़रूरत होती है। अब नहीं, ख़ास तौर पे सर्दियों की, गर्मियों में तो ज़ाहिर है अभी एयर कंडीशनिंग वगैरह का उनका नहीं है निज़ाम। तो इसका एक मेजर इम्पैक्ट आ रहा है ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के। और आपको याद है हम पहले इस पर करते रहे हैं पाकिस्तान साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में कि अगर एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शंस होती हैं तो सारी दुनिया इफेक्ट होगी, लेकिन साउथ एशिया ख़ास तौर पे ज़्यादा वल्नरेबल है क्योंकि हमारी इंटरनल रीजन के अंदर कनेक्टिविटी नहीं है, तो बहुत कम कनेक्टिविटी है साउथ एशिया के अंदर। अच्छा मुतासर, जो भी बात कर रहे थे, अभी मैं एक इंडिपेंडेंट उर्दू की रिपोर्ट पढ़ रही थी तो उसमें था कि 83% जो एशियन ऑयल बरामद होता है वो शायद इस रास्ते से आता है, इसी तरह से कोई 87% ऑफ गैस। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान और इंडिया साउथ एशियन रीजन में अगर बड़े ममालिक हैं तो किस तरह से वो इस चैलेंज को फ्यूचर में देखते हैं मिटिगेट करेंगे, क्या इसमें इंडिया और पाकिस्तान की डिपेंडेंस तो काफ़ी ज़्यादा है। देखिए पाकिस्तान को अपना 85% ऑयल जो है ना वो इसी रीजन से मंगवाता है, और हमारा ख़ास तौर पे सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुक़ है और उसमें हमें वो ऑयल वो जो इन्होंने फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी दी होती है जिसमें हम उधार पे हमें मिल जाता है और डेफर्ड पेमेंट पे होता है, तो वो यहाँ से आता है। अच्छा, तो नहीं बल्कि 98% यहाँ से आता है। हम अपनी ज़रूरत का 85% इंपोर्ट करते हैं और जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका 98% इसी रीजन से आता है। फिर हमारे पास जो रिज़र्व्स हैं पाकिस्तान के वो कोई सिर्फ 28 दिनों के हैं। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है पूरे हों, क्योंकि वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ये रखने होते हैं और वो बाज़ का डंडी मारते हैं कि वो 28 दिन के नहीं रखते, तो ये फिर क्राइसिस आता है तो पता चलता है कि इनके पास तो 28 डेज़ के थे नहीं, तो अगर वो रखे हुए हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट है 28 दिनों। तो 28 दिन तो आपको पता है कि वो अगर अभी लेट से कुछ शिपमेंट्स आनी थी और वो रुक गई हुई हैं अभी, बल्कि ये खबरें हैं कि 3 जो जहाज़ थे पाकिस्तान के वो जो जाने थे तो उनको अब डाइवर्ट कर दिया है, वो नहीं गए। अच्छा, उनके नाम भी हैं, जैसे लाहौर है, कराची है, खैरपुर, जहाज़ों के नाम हैं ये जो उधर से वो लेकर आते हैं क्रूड, तो अब वो नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ किया ये हफ्ता बंद रहती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद रहती है और उसके बाद इसको खोला जाता है, तो वो जब तक ये शिप्स जाएंगे और वापस आएंगे तो 1-2 हफ्ते तो वो लग जाएंगे, तो मतलब उसके बाद आपको अरेंज करना उस पर टाइम लग जाता है। तो ये जो 28 दिन है ये तो कुछ भी एक तरह से नहीं है। तो पाकिस्तान ने इसको काफ़ी मतलब हमारे पास एक तरह से स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं नहीं है, ये ऑयल कंपनी करती हैं, हुकूमत ने अपने रिजर्व्स मेरे ख्याल में अभी तक नहीं बनाए हुए, जो एक बड़ी वल्नरेबिलिटी है। होना तो ये चाहिए, हर हुकूमत रखती है। चाइना के ह्यूज रिजर्व्स हैं, अमेरिका के ह्यूज स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, इंडिया ने भी अच्छे खासे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रखे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये काफ़ी कम है। फिर ज़ाहिर इम्पैक्ट सिर्फ क्रूड ऑयल पे नहीं होना, LNG पे भी होना है। अब हम LNG मंगवाते हैं, पाकिस्तान जो है वो 9 से 10 कार्गो मंथली आते हैं। अगर से हमारी LNG की नीड में कमी हुई है, क्योंकि वो जो पावर प्लांट्स हम LNG से चलाते थे ना, अब उसकी ज़रूरत कम पड़ रही है चलाने की, और उसकी वजह यह है कि अब हमारे यहाँ चूँकि सोलर बहुत हो गया है, ऑफ ग्रिड भी और ऑन ग्रिड भी, तो उसके नतीजे में अब वो ग्रिड की ज़रूरत नहीं रही है, तो ये पावर प्लांट्स बंद रहते हैं। तो लेकिन बहरहाल 9 से 10 कार्गोज, उसके अलावा हमारा कतर से एग्रीमेंट भी है, तो वो उसकी सप्लाई लाइन डिस्ट्रप्शन होगी। और जो इसी तरह से जो LPG है वो भी हम 50% अपनी इंपोर्ट करते हैं, वो भी इसी खित्ते से आती है, को 1.7 मिलियन मैट्रिक टन की है। अच्छा, ये तो हमारा है। इंडिया का हमसे भी ज़्यादा डिपेंडेंस है। अच्छा, एक तो उनकी ओवरऑल चूँकि एनर्जी नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, इकानमी बड़ी है, मुल्क बड़ा है, लेकिन वो भी कोई अपना मतलब हम अगर 85% अपनी नीड का बाहर से मंगवाते हैं तो वो कोई 88% मतलब मिलता जुलता ही है, वो कोई 88% अपने बाहर से मंगवाते हैं। उनका को 50% ऑयल जो है ना वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजर के आता है, मतलब हमारा 98% और उनका को 50% इधर से गुजर के आता है। मतलब इंडिया बाकी मुल्कों से भी मंगवाता है, एक तो वो रशिया से मंगवाता रहा है, अगर से उधर से अभी हाल ही में उन्होंने कुछ जो उधर से कमी की थी ना रशिया से, तो उन्होंने सऊदी अरब से मंगवाना शुरू किया था, तो रिसेंटली वो इस तरफ शिफ्ट हुए थे और कुछ अमेरिका से मंगवाना शुरू किया था, तो अब ये बीच में डिस्ट्रप्शन आ गई है। अच्छा, वो अपनी 85% ऑफ जो LPG है
और वो बाहर से मंगवाते हैं और 60% LNG बाहर से मंगवाते हैं। अच्छा, ये ज़ाहिर ह्यूज है, चूँकि हम तो LPG जो है हमारी वो खुद को 50% इंपोर्ट करते हैं, वो 85% इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, और वो अपनी 60% LNG इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ LNG ज़ाहिर है कि वो हम जो बाहर से मंगवाते हैं वो 9 से 10 कार्गो, जिसकी मैंने पहले बात की है। हम अगर 1.7 मिलियन मेट्रिक टन्स LPG मंगवाते हैं तो इंडिया जो है वो 20 मिलियन टन्स मंगवाता है। 2025 में उन्होंने मंगवाई है, और जो 90% ज़ाहिर है इसी मुल्कों से आ रही थी। तो मतलब इंडिया की डिपेंडेंस ख़ास तौर पे LNG LPG की वो इस रीजन पे काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, और 50% क्रूड ऑयल भी उनका इधर से ही आता है। अच्छा, लेकिन इंडिया के पास रिज़र्व्स जो हैं वो निस्बतन ज़्यादा हैं, शायद मिला के उनके पास कोई 74 डेज़ के रिज़र्व्स हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ 28 डेज़ के रिज़र्व्स हैं। अच्छा, और इंडिया में अभी इस पे काम हो रहा था कि हम कोई 90 डेज़ तक इन रिज़र्व्स को लेकर जाएं, और पाकिस्तान में अभी स्ट्रेटेजिक रिज़र्व्स के लिए कुछ काम हो रहा है कि हम डेवलप करें, और इस हवाले से कोई फिजिबिलिटी वगैरह पे काम हो रहा है। मतलब अभी जितने भी रिजर्व्स हैं 28 दिन के, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज करती हैं। इंडिया में ये जो हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के भी शामिल हैं, और उनके अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी हैं। उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व शायद 10-12 दिन के करीब होते हैं, लेकिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो काफ़ी रखती हैं। तो मतलब ये वो सिचुएशन है इस रीजन की। और मैं जैसे पहले भी कई पॉडकास्ट में हमने बात की है कि साउथ एशिया खित्ता एक इस हिसाब से इंटरेस्टिंग है कि इसमें ये लीस्ट इंटरकनेक्टेड है। इसके मतलब ज़ाहिर इंडिया का कुछ तिजारत वगैरह बांग्लादेश के साथ होती है, कोई एनर्जी वगैरह के भी, बिजली वगैरह भी उनको बेचते हैं, या नेपाल भूटान को भी बेचते हैं, लेकिन वो भी अब बांग्लादेश के साथ ताल्लुक़ में कुछ तनाव चुके रहा है, और पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब साउथ एशिया के जो बड़े मुल्क हैं उनके बीच में तो एक तरह से आयरन कर्टन है, उनके तो वो हो नहीं रहा। तो जब आपकी इस तरह से वो होती है तो फिर आपकी वल्नरेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। चूँकि अगर देखें ना, एनर्जी शॉर्टेज हो और हम एक ही बड़ी मार्केट हों तो कुछ ना कुछ शेयरिंग हो जाती है कि चलो जी, अगर क्रूड ऑयल के मसाइल हैं तो बिजली मुख्तलिफ सोर्सेज से बन रही है, कहीं पे हाइडल से बन रही है, कहीं पे कोल से बन रही है, कहीं पे विंड से बन रही है, कहीं पे सोलर से बन रही है। तो वो शेयरिंग किसी हद तक हो जाती है कि जिस टाइम पे एक जगह पे एक्सेस से दूसरी जगह चली जाए। लेकिन जब वो ये नहीं होती है तो फिर वो शेयरिंग चूँकि नहीं हो रही होती है, तो हो सकता है किसी पाकिस्तान में किसी स्टेज पर हमारे पास सोलर है और हम थोड़ा बहुत इधर उधर दे भी सकते हैं, लेकिन हम देंगे नहीं क्योंकि वो बीच में तो वो सिस्टम ही नहीं है, कनेक्टिविटी है ही नहीं है। या विंड फॉर दैट मैटर, या हाइडल, मतलब विंड और सोलर में तो अभी इतना वो नहीं है, लेकिन हाइडल किसी स्टेज में हमारे पास ज़्यादा हो सकती है अगर हम बाकी सोर्सेज को भी मिला लें। तो एक ऑप्टिमल यूज़ जब करना होता है कि आपके पास टोटल कैपेसिटी क्या है, कौन से प्लांट चला सकते हैं, कौन से नहीं चला सकते किसी ख़ास दिनों में या कुछ महीनों में या हफ्तों में, और उस स्टेज पे आप कहीं दे दें या कहीं से ले लें, तो वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है नहीं है। तो इस वजह से वल्नरेबिलिटी साउथ एशिया की ज़्यादा है। अच्छा मुख्तार साहब, ज़ाहिर है ये तो एक नज़र आ रहा है कि अच्छा, अगर ये लंबे अरसे के लिए बंद होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अभी तो फॉर्मली नहीं है, लेकिन शायद आगे मुस्तकबिल में जैसे जैसे इवॉल्व होती है सिचुएशन और लगता है ईरान को किसी स्टेज पे कि हमें प्रेशर बिल्ड करने के लिए फॉर्मली इसको क्लोज करना है और ये लंबा अरसा सस्टेन करते हैं इसको, तो क्या ऑप्शंस होंगी स्पेशली एशियन कंट्रीज़ के लिए कि वो फिर इसके क्या अल्टरनेटिव्स देखेंगे? लेकिन ये इस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है जब रशियन ऑयल सप्लाई भी जो है उस पर भी सेंक्शंस हैं, इंडिया पे भी हैं और मुल्कों के पे भी हैं, और उन्होंने उसको कम किया हुआ है। और अब ईरान के ऑयल पे भी वो था, और अब मिडल ईस्टर्न ऑयल भी अगर वो हो जाता है। अब देखिए मिडल ईस्टर्न ऑयल में ये तो हुआ ना कि एक तो वो जो कतर की एनर्जी है उन्होंने उसको बंद कर दिया है, अपनी एनर्जी सप्लाई को, जो कतर वालों ने, कतर एनर्जी जो LNG की प्रोडक्शन उन्होंने बंद कर दी है। फिर सऊदी अरब की रिफाइनरी भी इफेक्ट हुई है, फिर ये वाक़या हो गया। अब ये जब खुल भी जाएगा तो टाइम लगेगा ना इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से ऑपरेशनलाइज करने में। तो अब ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस ये हैं कि अमेरिका कहेगा हमसे ख़रीद लो, अमेरिका के पास है सरप्लस, वो ख़रीदा जा सकता है। उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होंगी कि कौन सी रिफाइनरी पाकिस्तान में या इंडिया में बाकी मुल्कों में वो उस तरह के ऑयल को रिफ़ाइन कर सकती हैं, नहीं कर सकती। कुछ पाकिस्तान ने और इंडिया ने ख़रीदा भी है। मतलब इंडिया ने जब कम की है रशियन ऑयल इंपोर्ट, तो उन्होंने कुछ अमेरिका से इंपोर्ट किया है। लेकिन उसकी कास्ट इम्प्लीकेशंस तो हैं। कास्ट तो वैसे ही बढ़ जाएंगी, जब 20% की सप्लाई कम हो गई तो कीमतें तो ऊपर जानी ही जानी है। तो ये जो $80 पे कर रहा है,
तो ज़ाहिर है अब आप अमेरिका से भी ख़रीदेंगे तो वो इससे थोड़ी में कम में थोड़ी बेचेगा, मतलब $2-3 का फ़र्क होगा लेकिन वो तो जहाँ से भी आप ख़रीदेंगे, जो ग्लोबल ऑयल मार्केट वही है ना। अच्छा, पाकिस्तान भी कुछ अमेरिका से पहले ख़रीद रहा था अपने ट्रेड डील के बाद, तो अब हो सकता है मज़ीद ख़रीदें। लेकिन क्या ये जितना 20% की सप्लाई जो कम हुई है, तो क्या अमेरिका अलोन उसको मीट कर सकता है? तो मेरे ख्याल में नहीं कर सकेगा, मुश्किल है। तो कीमतें ऊपर जाएंगी और कुछ और मुल्कों से भी हम कर रहे होंगे, जो बाकी मुल्क हैं वो भी अपनी प्रोडक्शन को रैंप अप करेंगे। नाइजीरिया है, ब्राज़ील है, वो भी कोशिश करेंगे रैंप अप करें। कितना रैंप अप कर सकते हैं हमें नहीं पता। अनसर्टेनिटी आ गई है, कीमतें अगर ये ज़्यादा अरसा बंद रहती है तो कीमतें बहरहाल आसमान को जाएंगी, बहुत ऊपर जा सकती हैं। ऑप्शंस क्या हैं? एक ऑप्शंस तो यही है कि एक तो हम ज़ाहिर है इसको डाइवर्सिफाई मुल्क करेंगे, दूसरे मुल्कों से ख़रीदने की कोशिश करेंगे। मुल्क के अंदर कीमतें बढ़ाएंगे ताकि डिमांड कम हो। जब डिमांड हम कम करेंगे तो ज़ाहिर है डिमांड कम करेंगे तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इफेक्ट होगी, ये कमर्शियल एक्टिविटी इफेक्ट होगी। वर्स्ट केस के सिनारियो में राशनिंग भी हो सकती है कि अगर लंबा चलता है फिर राशनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। पाकिस्तान के पास बहरहाल एक ऑप्शन ये है, 2 ऑप्शन हैं पाकिस्तान के पास। एक तो ये है कि सऊदी अरब की जो पाइपलाइंस हैं ना, जो रेड सी की तरफ जाती हैं, तो पाकिस्तान उधर से सऊदी अरब से ख़रीदे ऑयल को, और वो रेड सी से होके तो इधर हमारे पे पहुंच जाए। अच्छा, वो फिर क्या कैपेसिटी है सऊदी अरब की और वो कितना उधर से बेच सकता है, और अगर वो बेचता है फिर टाइम तो टाइम का तो होगा, लेकिन बहरहाल अगर वो रास्ता हमारे लिए खुला है तो हमें उधर से फिर मिल सकता है, और कम से कम शार्टेज का मसला फिर नहीं होगा। और हो सकता है सऊदी अरब उसमें कोई हमें प्रायोरिटाइज़ भी कर दे कि अगर वो कम है और उसके बहुत सारे ख़रीदार हैं, तो हो सकता है पाकिस्तान के साथ, चूँकि हमारा एक सऊदी अरब के साथ एक यूनिक ताल्लुक़ है, तो हो सकता है वो हमें प्रायोरिटी मिल जाए, तो पाकिस्तान को एक स्पेस ये मिल सकती है और एक फ़ायदा इधर से हो सकता है। और दूसरा फ़ायदा हमें ये हो सकता है कि आपको पता है कि बहुत सारी इर्रेगुलर या स्मगलिंग है ईरानी बार्डर से पाकिस्तान की तरफ। तो अगर ईरान का पेट्रोलियम का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज नहीं होता तो ये ऑप्शन तो इधर से, अच्छा, पाकिस्तान ने हालिया महीनों में काफ़ी सख्ती की थी कि ये इधर से स्मगलिंग ना हो, और उसमें काफ़ी कमी भी हुई है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ होती रहती है। तो अगर क्राइसिस की सिचुएशन बनती है तो फिर ये हो सकता है कि पाकिस्तान इसको कहे कि चलो जी आने दें। अच्छा, उससे हो सकता है अमेरिका कुछ नाराज़ तो होगा, लेकिन मेरे ख्याल में वो उसको समझ भी आएगी कि ये क्राइसिस में है, तो उस सूरत में फिर उधर से वो ऑयल आना शुरू हो जाएगा और किसी हद तक हमें वो रिलीफ मिल सकता है। अब ये भी देखना है कि ये ओमान वगैरह या जो वो मुल्क हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ के थोड़ा इस तरफ हैं, इनका क्या पोटेंशियल है और क्या इधर से हमें कुछ मिल सकता है। तो मतलब पाकिस्तान के पास निस्बतन ऑप्शंस ज़्यादा हैं हमारी, इस वजह से भी कि चूँकि हमारी प्रॉक्सिमिटी ईरान के साथ है और मिडल ईस्टर्न रीजन के साथ है, सऊदी अरब के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप है, और हमारी इन एनी केस जो डिपेंडेंस है ख़ास तौर पे LNG वाली, वो इतनी नहीं है। मतलब अगर LNG हमें मिलना बंद भी हो जाए, ये आना बंद भी हो जाए, तो कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। सिर्फ आपको डोमेस्टिक जो गैस है उसको ज़रा, जो हमारी सप्लाई है उसको आपको ज़रा करना पड़ेगा, तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसमें फिर यही है कि आप घरों से कहेंगे कि आप कंजर्व करें, लो जी सुबह नाश्ते के वक्त गैस आएगी, दोपहर को लंच के पहले भी ऐसे ही चलता है, पहले भी कई दफ़ा ऐसे होता है। तो वो इस तरह की चीज़ें करके तो फिर इंडस्ट्री को प्रायोरिटाइज़ कर देंगे कि भाई इंडस्ट्री को मिले। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस निस्बतन बेहतर हैं कंपेयर टू इंडिया, लेकिन इंडिया चूँकि ऑलरेडी 50% इधर से मंगवाता है और उसके ऑलरेडी रिलेशनशिप्स इधर उधर हैं, वो फिर रशिया से रैंप अप कर सकता है। अगर वो अमेरिका को कन्विंस कर लें कि अब ये ख़ास सिचुएशन बन गई है तो हमें वक्ती तौर पर रैंप अप करने दें, तो अगर ट्रंप उस पर मान गया तो फिर उनके लिए वो एक ऑप्शन है, क्योंकि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप मौजूद है, शायद कॉन्ट्रैक्ट्स भी मौजूद होंगे, ऑर्डर्स वगैरह करने हैं, तो कम से कम शॉर्ट टर्म में उनका वो मसला उस तरह से हल हो सकता है। लेकिन वो भी देखने की बात है कि इन द मीनवाइल को रशिया ने कोई चाइना वगैरह से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर ली होगी, क्योंकि चाइना भी ये सोच रहा होगा कि अगर ईरान की सप्लाई उनके लिए बंद होती है तो उन्होंने हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हों रशिया से। तो ये भी सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है कि वो कैसे प्ले आउट हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा मुख्तार साहब, लास्ट एक सवाल कि ज़रा ये तो वो वाली एनर्जी की कंजम्पशन, इसके ऊपर हम अक्सर ग्रीन टॉक में बात करते हैं और हम करते हैं कि कन्वर्जन होना चाहिए टूवर्ड्स द सेफ एंड क्लीन एनर्जीज।
क्या लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की स्ट्रेटजी होनी चाहिए है कि 98% हम डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पे ऑयल पे, इस ऑयल के ऊपर, तो कि फ्यूचर में बिल्डअप करें अपने रिसोर्सेज क्लीन एनर्जी के? हाँ, 98% नहीं, मतलब हम 85% इंपोर्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल। मतलब उस 85% का 98% हम इस रास्ते से मंगवाते हैं। 85% हम बाहर से मंगवाते हैं, उसका 98% इस रूट से आ रहा है। देखिए, इस पे बात तो होती रहती है, माजी में भी बात होती रहती है कि जनाब हमें एनर्जी सिक्योरिटी पे काम करना है। अच्छा, एक पहलू है एनर्जी सिक्योरिटी का और एक है फिर क्लीन और ग्रीन एनर्जी का। अच्छा, ये दोनों एक तरह से ना एक ही बात है, मिलती जुलती बात है, क्योंकि अगर हमें अपना इंपोर्ट बिल कम करना है, अगर एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ानी है, तो हमें उन सॉल्यूशंस की तरफ जानना चाहिए कि जिससे ये इफेक्ट ना हो। मतलब अब ये देखें ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई तो क्रूड ऑयल हमारा इफेक्ट हो गया, उसकी इंपोर्ट। अगर यही हमने लेट से लोकल विंड कॉरिडोर्स बनाए हुए हों, अगर हमने सोलर प्लांट्स लगाए हुए हों, ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड लगे हुए हों, तो फिर वो इस तरह से वल्नरेबल नहीं होता। लेकिन ना, जो प्लांट आपने वो चलाना है फर्नेस ऑयल से या एलएनजी से, उसके लिए तो आपको हर रोज़ एलएनजी चाहिए, हर रोज़, हर हफ्ते में या हर महीने में कुछ ना कुछ उधर से टैंकर आने हैं, तो इन्होंने चलना है। सोलर अगर आपने एक दफ़ा लगा दिए हैं तो वो तो अगले 20 साल चलते हैं। मतलब उसमें ये नहीं है कि आपको हर दिन जो है कोई ना कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है। अगर आपको उसके लिए कुछ इक्विपमेंट इंपोर्ट भी करना है तो वो कभी कभार हो जाता है, उसका सप्लाई लाइन डिस्ट्रप्शन से इतना इफेक्ट नहीं होता, कुछ मामूली होता होगा। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्लीन और ग्रीन ऑप्शंस की तरफ जाएं और अपनी डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल्स पे कम करें, जो इन एनी केस हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। अच्छा, उसमें फिर एक ऑप्शन न्यूक्लियर का भी है, वो ग्रीन नहीं है लेकिन वो क्लीन है, तो उस तरफ भी तवज्जो, अगरचे उस पर भी बड़ी कंट्रोवर्सीज़ हैं, बहुत सारी दुनिया में डिबेट्स रही हैं कि इसके बड़े रिस्क है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी लेटली ये ट्रेंड ज़्यादा हो रहा है कि एक तो टेक्नोलॉजी जो कि बहुत अच्छी हो गई है, सेफ्टी प्रोटोकॉल या सेफ्टी के जो इक्विपमेंट हैं वो बहुत अच्छा हो गया हुआ है, और कुछ प्लांट्स जल्दी भी लग जाते हैं, जैसे मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं 300 मेगावाट तक के, और तो एक उस तरफ भी रुझान हो रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी कुछ 17-18% न्यूक्लियर से बना रहा है। अच्छा, इंडिया की निस्बत ये भी एक फ़र्क है कि हमारी 17-18% नीड न्यूक्लियर से आ जाती है, हमारा काफ़ी सारा हाइडल का शेयर है, तो हमारी बिजली वगैरह की प्रोडक्शन के लिए ना हमारा कोई ज़्यादा इन्हिसार फॉसिल फ्यूल्स पे नहीं है। इंडिया का भी एक तरह से वो उनको एडवांटेज कोल का है कि वो काफ़ी सारी प्रोड्यूस लोकली कोल से कर लेते हैं, और वो कोल जो उनके पावर प्लांट्स हैं उसके लिए जो निस्बतन कम उनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है क्रूड ऑयल। तो हमारे बहरल तो अब होना हमें इस तरफ बहरल चलना चाहिए। अब हो सकता है इसकी तरफ, इस क्राइसिस की वजह से ज़्यादा तवज्जो इस तरफ आए और फ्यूचर में हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को भी इन्हेंस करने की कोशिश करें, और लेकिन क्लीन और ग्रीन सोर्सेज से। ये नहीं हो कि उसके नतीजे में हम थर कोल का और ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर दें, क्योंकि वो ना क्लीन होगा ना ग्रीन होगा, बल्कि वो तो कोल की क्वालिटी भी ऐसी है कि जो बहुत पुअर क्वालिटी है, लिग्नाइट या क्या कहते हैं उसको, वो है, और उसके एक्चुअली एनवायरनमेंट पे असरात ज़्यादा हैं निस्बतन उसके कि जो हम इंपोर्टेड कोल यूज़ करते हैं। तो हाँ, यही मैं कहना चाहूँगा कि हमें इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है मूविंग फॉरवर्ड। बिल्कुल मुख्तार साहब, बहुत शुक्रिया, और इस उम्मीद के साथ तो एक तो ये क्राइसिस जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि ये क्राइसिस सिर्फ एनर्जी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि बहुत सारी डेफिनेटली वॉर इसके अंदर वॉर की सिचुएशन है, तो वहाँ पे ये पीसफुली रिजॉल्व हो, कोई नेगोशिएशन की बात हो। लेकिन इसके साथ ही जाहिर है पाकिस्तान के लिए जहाँ इस क्राइसिस से लेसन लर्न करने की ज़रूरत है, वो ये कि एक तो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो दें, दूसरा अगेन उन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करें और उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें जो क्लीन हो, ग्रीन हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।